चुके हैं, आवाज एकदम क्लियर है, सेशन का आगाज हो चुका है, वैक्सीनेशन चल रहा है, अंतिम पड़ाव पर है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा बाकी है, उसे हम समाप्त कराने की एकदम अंतिम क्षणों पर हैं। तो विगत कक्षा में हमने कुछ पढ़ा था काम की वैक्सीनों के बारे में, वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं और आज के सेशन की पहली वैक्सीन आपके सामने है और वैक्सीन का नाम है टीटी, या आप इसे कह सकते हैं टीडी, टीटी या टीडी, क्योंकि भारतवर्ष में या आप कहें तो वैक्सीनेशन में टीटी को रिप्लेस कर दिया गया है टीडी से। ये पहली सबसे इंफॉर्मेटिव बात याद रखिएगा, आप सब साथियों ने जहां जहां टीटी पढ़ा था वहां वहां कर लेना टीटी। तो पहली पॉइंट यही लिख रहा हूं, पहला पॉइंट आप साथियों के लिए, सॉरी शक्तिमान, यही पहला पॉइंट लिख रहा हूं। पहला पॉइंट देखिएगा, टीटी रिप्लेस्ड बाय टीडी, टीटी रिप्लेस्ड बाय टीडी। आप जहां जहां पर टीटी देखते थे अब वहां वहां पर सर बिल्कुल टीडी हो गया है। क्लियर है? आज भी 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, 8 साढ़े 8 तक की क्लास होगी। क्लियर है साथियों? सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट सुनिएगा, टीटी का नाम होता है टिटनस टॉक्सोइड, टिटनस टॉक्सोइड। यह टिटनस टॉक्सोइड जो होता था, यह टिटनस टॉक्सोइड जो होता था यह अब रिप्लेस हो गया है टीडी से, और टीडी का नाम है टिटनस डिप्थीरिया, टिटनस डिप्थीरिया। मतलब अब हम यहां पर दो बात कहने लगे हैं, पहले केवल कहते थे टीटी, अब कह रहे हैं टीडी। और मैं तो पंडित आदमी हूं, भविष्यवाणी करना जानता हूं, बता रहा हूं तुम्हें कि फ्यूचर में आप देखोगे कि इसे भी रिप्लेस किया जाएगा और एक नया नाम आपके सामने मिलेगा और उसका नाम होगा टीडैप। भविष्य में होगा टीडैप। सर ये क्या बला है? नहीं, ये आएगी तो बता दूंगा, बट फिर भी अभी आइए बता देता हूं। टिटनस, टिटनस डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एंड ए सेलुलर पर्टोसिस, एंड ए सेलुलर पर्टोसिस। ये लीजिएगा रसगुल्लो, भविष्यवाणी भी करने लगे हम आजकल। मैंने आपके सामने लिखा, पहले चलता था टीटी, फिर आ गया टीडी, अब आ गया टीडैप। जैसे कि अभी एग्जाम में पूछा था कि जो आपका प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन करते हैं वो कौन सा होगा, और उसमें लिखा था टीटी और टीडी, और बहुत सारे बच्चों ने टीटी लिखा, गलत जवाब था। आज भारतवर्ष टीटी नहीं लगा रहा है, टीडी लगा रहा है, याद रखिएगा। वर्तमान में टीटी को पूर्ण तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है टीडी से। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कुछ सवाल दोनों के बारे में है, टीटी के बारे में भी है और टीडी के बारे में भी है। सबसे पहला पॉइंट, टीटी लगाते क्यों थे? तो सुनिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, टीडी गिवन given for neonatal tetanus, for prevention of neonatal tetanus, for prevention of neonatal tetanus, neonatal tetanus, जो डिलीवरी के बाद बच्चों में होता है नियोनेटल टिटनस, उस नियोनेटल टिटनस की रक्षा करने के लिए हमने क्या स्टार्ट कर दिया है? टीडी स्टार्ट कर दिया है। क्लियर है? आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में टीडी लग रहा है भाई साहब, टीटी नहीं लग रहा, प्रेगनेंसी में भी टीटी नहीं लग रहा है, टीडी ही लग रहा है। भारत का शेड्यूल देखोगे टीडी मिलेगा, टीटी नहीं मिलेगा। तो सुनिएगा, ये जो टीडी है यह किसके लिए दिया जाता है? नियोनेटल टिटनस के लिए। मां के लिए नहीं देते हैं, बच्चे के लिए देते हैं, याद रखना। किसके लिए लगा रहे हैं? बच्चे के लिए। और बच्चे में बीमारी कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है, जब अम्लाइकल कोल्ड करती उस समय, ये बात याद रख लेना। दूसरा पॉइंट, ड्यूरेशन की बात करूं, कितने दिन काम आता है? ड्यूरेशन तो आप बोलेंगे यह 6 महीने की वैलिडिटी होता है, 6 मंथ का प्रोटेक्शन देता है, लाइफ लॉन्ग नहीं देता। ये मत कहना कि एक बार टीटी लग गया, टीडी लग गया जिंदगी भर, जवाब गलत होगा, केवल 6 महीने। इसका मतलब ये मैं कहूंगा, ये कौन सी इम्यूनिटी देगा? प्रोवाइड टेम्परेरी इम्यूनिटी, परमानेंट नहीं देता है। प्रोवाइड टेम्परेरी इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी देती है साथियों? सर टेम्परेरी इम्यूनिटी देता है। कौन सी इम्यूनिटी देता है जी? सर बिल्कुल टेम्परेरी इम्यूनिटी देता है, क्योंकि केवल 6 महीने ही यह हमें रक्षा दे रहा है। बात करें अगली बात सुनो, सर जी जो ये टीडी लगा रहे हो, ये बिना प्रेगनेंसी में कब देना चाहिए? बताओ, एडल्ट में कब देंगे? जो एडल्ट डोज होने वाली है ना, वो याद रखना है ऑलवेज 7 साल बाद जाएगी। याद रखना है कब देना है? ऑलवेज 7 साल बाद।
7 साल पहले आपको ये देना ही नहीं होता है। क्लियर? ऑलवेज गिवन, ऑलवेज गिवन, ऑलवेज गिवन आफ्टर 7 ईयर। मतलब आप अगर प्रेग्नेंट महिला की बात करें तो वो तो 7 साल बाद ही प्रेग्नेंट होगी, लेकिन 7 साल पहले आपको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ऑलरेडी आपके शेड्यूल में हमने पेंटावेलेंट दे दिया है, डीपीटी लगा दिया है, उनमें होता है, तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। 7 साल बाद देना होता है। कब कब देते हैं पता है? 10 और 16 साल पर। ये नॉर्मल शेड्यूल कहता है कि 10 और 16 साल पर देना चाहिए। 10 और 16 साल का सीधा मतलब हो गया 7 साल बाद देते हैं। 7 साल पहले पेंटावेलेंट लग रहा है और पेंटावेलेंट में भी टिटनस होता है, वह रक्षा कर लेगा, आपको एक्स्ट्रा में देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमसे पूछा जाए कि टीटी का टीका या टीडी का टीका कब लगना चाहिए, तुम कहोगे 7 साल बाद। जब 5 साल के बच्चों को चोट लग गई, कभी टीटी नहीं लगाते, याद रखना। कभी अगर 2 साल के बच्चे को चोट लगी, खून बह रहा है, टीटी नहीं लगाते, याद रख लेना ये बात। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में, बट ये बात है कि उसको टीकाकरण हुआ रहना चाहिए पहले से। टीकाकरण भारत का नॉर्मल चल रहा है, उसमें ऑलरेडी टिटनस की रक्षा हो जाती है, इसलिए 7 साल पूर्व लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते मोनिका? यही तो बता रहा हूँ, सुन ले भाई। और क्या मैं और कुछ बोल रहा हूँ? यही तो बोल रहा हूँ कि हमारा जो भारत का शेड्यूल है वो जन्म के बाद वैक्सीन लगा रहा है 6 सप्ताह पे पेंटावेलेंट, 10 सप्ताह पे पेंटावेलेंट और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट। इन पेंटावेलेंट में क्या होता है? अरे टिटनस से रक्षा तो होती है, कल तो पढ़ाया पेंटावेलेंट को। इसका मतलब आपको अलग से टीटी लगाने की कतई जरूरत नहीं होती है। क्या ये बात मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गई है कि टीटी सदैव कब लगेगा? 7 साल बाद लगेगा। और नॉर्मल भारत के शेड्यूल में कब कब लगाते हैं? 10 और 16 साल पे लगा लेते हैं। क्लियर? 6 महीने की रक्षा करेगा, परमानेंट रक्षा नहीं करता है। और मोस्टली जो प्रेगनेंसी में देते हैं ना, ये किससे रक्षा करता है? प्रेगनेंसी में दिया जाने वाला टीटी किससे रक्षा करता है? याद रखना, ये नियोनेटल टिटनस से। कब की बात कर रहा हूं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो आप प्रेगनेंसी में टीटी लगाते हो ना, यह बच्चे के लिए लगाया जाता है, मां के लिए लगाया नहीं जाता है। चलिए सर आगे बात करेंगे। बिल्कुल सर आगे बात कर लेते हैं। ये लीजिएगा आपका अगला पॉइंट, ये लीजिएगा आपका अगला पॉइंट। आपका जो टीटी होता है, यह टीटी आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सबसे सेफ वैक्सीन है। याद रखना है, टीडी इज सेफेस्ट वैक्सीन इन प्रेगनेंसी, सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी। अगर आपसे कहा जाए कि गर्भावस्था में सबसे सेफ कौन सी है, आप क्या कहने वाले हैं? सर प्रेगनेंसी में सबसे सेफ है टीडी, इस समय दी जा रही है। सर एक बात बताओ, कब कब देते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि टीडी का शेड्यूल? पुराने जमाने में टीटी था, आज के जमाने में टीडी हो गया, बताओ जी कब कब देंगे? शेड्यूल इन प्रेगनेंसी। बताओ प्रेगनेंसी में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होके तुम्हारे पास आती है और कहती है तुम हो नर्सिंग ऑफिसर, मेरे बच्चे की रक्षा करना, बताओ साहब कब कब लगाएंगे? बताओ जी कब कब लगाएंगे? फटाफट जवाब दो भाई। एक प्रेग्नेंट नानी में टीटी के शेड्यूल की बात करो, कब कब लगाएंगे? बहुत बढ़िया, मोनिका कह रही है 3 महीने। क्या 3 महीने? बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो सुनो, तुम बोलो सुनाओ। इसकी दो डोज लगती है। कितनी डोज देनी है? 2 डोज। प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं। 0.5 ml लगेगा, आईएम रूट से लगेगा। कब कब लगा सकते हैं? सुनो, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन कब कब लगा सकते हैं? आपको लगाना है फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन पर, 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन पर, 3 महीने की गेस्टेशन पर। क्लियर है? और सेकंड डोज लगानी है, 2 डोज की बात हुई है, सेकंड डोज लगाना है 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज, 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज। आप सब साथियों ने पहले एक शेड्यूल पढ़ा होगा कि पहली लगाते हैं एज सून एज पॉसिबल और दूसरी लगा देंगे 1 महीने बाद। क्या मेरे सारे बच्चों को ये बात पता है कि वो बात पुरानी हो गई है? जब आप पहले ऐसे लगाया करते थे कि पहली डोज टिटनस की लगाया करते हैं प्रेगनेंसी में एज सून एज पॉसिबल और दूसरी लगाते हैं उसके 1 महीने बाद, ये पुरानी कहानी है। सर ये कहानी क्यों बदली? तो सुनो, जब हम एज सून एज पॉसिबल लगाते हैं, मतलब आप बताओ ना, तुम्हें कब पता लगेगा कि महिला प्रेग्नेंट है? तुम बताओ, तुम्हें जल्दी से जल्दी कब पता लगेगा कि महिला प्रेग्नेंट है? सर 15 दिन बाद पता लग जाएगा प्रेगनेंसी के। क्यों? क्योंकि जब महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसके लगभग 14 दिन बाद अंडा निकलता है
और अंडा निकलने के दौरान फर्टाइल होती है और फिर अगले मेस्ट्रुअल साइकिल का इंतजार होता है। मतलब अंडे निकलने के 15 दिन बाद मेस्ट्रुअल साइकिल आता है। अगर महिला का मेस्ट्रुअल साइकिल लगातार आ रहा है तो ये सीधी बात है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पहली बार कब लक्षण दिखता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है? जब पीरियड मिस हो जाता है। मतलब जब पीरियड नहीं आएगा तो महिला चिंतित हो जाती है, कहीं मैं पेट से तो नहीं हूं। इसका मतलब पहली बार उसे कब पता लगेगा? सर अंडा निकलने के 15 दिन बाद लगेगा। भाई 15 मान लो, 20 मान लो, 25 मान लो, महीना भर मान लो, हद से अधिक। भाई अगर कोई एकदम निकली और आइडिया नहीं लग रही तो 1 महीना मान लो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 2-4 दिन वेट भी कर लेते हैं कि भाई साहब हो सकता है ये भी लेट आ रहा हो, तो कई बार लेट वेट होते रहते हैं। ऐसा होता है, मान लो जी 1 महीना चला जाए, बट 1 महीने में पता लग जाएगा। अगर आपने पहले महीने पे बात सुनना साथियों, अगर तुमने पुराना कंसेप्ट अपनाया और पहले महीने पर पहला टीका लगवा लिया, महिला प्रेग्नेंट है, पहले महीने पर पहला टीका लगवा दिया, दूसरा टीका दूसरे महीने पे लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि टीटी का टीका केवल 6 महीने रक्षा करता है। दूसरे महीने में लगा टीका 8वें महीने तक रक्षा देगा, लेकिन लल्ला और लल्ली पैदा तो 9वें महीने बाद होंगे। अरे तुम्हें चाहिए कब है? 9वें महीने के बाद चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तो कहा माँ के लिए नहीं लगा रहे, बच्चे के लिए लगा रहे हैं। और बच्चे में कौन सी बीमारी से रक्षा करनी है? नियोनेटल टिटनेस की। इसलिए याद रखिए, हमें टीका इस प्रकार से लगाना होगा कि जब महिला की डिलीवरी हो रही हो उस समय उसके शरीर में टिटनेस का प्रभाव रहना चाहिए। मतलब टिटनेस का टीका का प्रभाव रहना चाहिए, मतलब उसका टीका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? इसलिए मैंने ये पहला टीका एज सून एज पॉसिबल नहीं लगवाया, इसलिए मैंने लगाया तीसरे महीने पर, दूसरा टीका चौथे महीने पर। अब ये रक्षा करेगा 6 महीने, मतलब 10 महीने की रक्षा। और बच्चा पैदा कब करवाना है? सर 9वें महीने से 10वें महीने के दौरान। इसका मतलब कोई लफड़ा पड़ेगा ही नहीं। 3 महीने बाद फर्स्ट डोज देनी है, 3 महीने बाद कभी भी दे लो। 3 महीने के बाद 4 पे दे लो, 5 पे दे लो, 6 पे दे लो, कोई लोड नहीं है। दीपारनी खुशवा 3 महीने के बाद कभी भी दे सकते हैं। 3 महीने से पूर्व खतरा है, 3 महीने के बाद कोई खतरा नहीं है। 3 पे भी देंगे, 4 पे भी देंगे, 5 पे भी देंगे, 6 पे भी देंगे, 7 पे भी देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये शेड्यूल सबको कल क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, ये बात क्लियर हो गई। इसी मुद्दे पर दूसरी बात कर रहा हूं। ये भी प्रेगनेंसी के बारे में ही बात है, ये भी सुने। टीटी मे गिवन टीडी may given any time in pregnancy with a gap of 1 month, between two doses आप तो 2 डोज लगा रहे हो। इन 2 डोजों में 1 महीने का गैप देते हुए आप कभी भी लगा सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूं कि आप 3 महीने के बाद से लेकर डिलीवरी तक कभी भी लगा सकते हो, कोई खतरा नहीं है। ये ऐसे सवाल पूछा गया है, राजस्थान सीएचओ ने भी पूछा था ऐसा सवाल ने, हाँ दीपारानी, सवाल ने ये पूछा था कि जो आपका महिला है, क्वेश्चन आया था राजस्थान सीएचओ में, ये एक महिला है और महिला का पतिदेव बहुत निठल्ला था और वो जो पतिदेव था वो महिला को लेकर ही नहीं आया हॉस्पिटल में। महिला पेट से हो गई, महिला का पेट बड़ा हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए। 6 महीने पर महिला ने बहुत जिद की कि नालायक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, एक बार दिखा दो दे, कहीं सॉफ्टवेयर क्रैक ना हो जाए अंदर, पता लग रहा हो कि हार्ट नहीं है, पता लग रहा आंख नहीं है, पता नहीं कोई 2-4 हाथ है एक साथ, बहुत कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, पर जांच करा लेनी चाहिए। तो 7वें महीने पर लेकर आया, धन्य हो भाई तुझे, और आके कह रहा है डॉक्टर जी को, डॉक्टर जी देखो महिला को देख लो, पत्नी को देख लो, सोनोग्राफी करा लो, जो भी जांच कराना चाहो, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा तुमने कभी टीटी लगवाया क्या? बोले जी नहीं, आज तक मैं तो आया ही नहीं, हॉस्पिटल में पहली बार ही आया हूं। अब बताओ क्या तुम इस 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला को टीटी लगाओगे? तुम्हारा जवाब क्या होगा? यस बिल्कुल लगाएंगे रे, क्योंकि हमें तो टिटनेस से बचाना कब है? डिलीवरी के समय। तो आप याद रखें, जब भी महिला, ये सवाल यही कह रहा है दूसरा, कि महिला किसी भी समय प्रेग्नेंट होके आए, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपको 3 महीने से लेकर डिलीवरी के बीच में दोनों टीटी लगाने हैं साथियों, दोनों। और गैप कितना रखना है साथियों? 1 महीने का गैप। ये बात की समझ में आ गई होगी
1 महीने का गैप देते हुए प्रेगनेंसी में आप 3 महीने से लेकर डिलीवरी के बीच में बिल्कुल डिलीवरी करवा सकते हो, पूरा टीटी लगा सकते हो। तीसरी बात सुनो, आपका नया कंसेप्ट बता रहा हूं, आपकी खोपड़ी में सेट करना चाहूंगा। टीटी या टीडी may given one dose before delivery and one dose after delivery with a gap of 1 month। गैप 1 महीने का होना चाहिए। 1 महीने का गैप रखना बहुत जरूरी है, याद रखना। और ये दोनों के दोनों मदर में ही जाएंगे, बच्चे में नहीं देना है, याद रख लेना इस लाइन को भी। टू कंप्लीट शेड्यूल, एंटीबॉडीज का प्रॉपर फॉर्मेशन होने के लिए आपको ये शेड्यूल पूरा करना होगा। कहानी नंबर तीसरी सुनो, टुनटुनों में नहीं देना है, सही बात है, टुनटुनों में नहीं देता है। सुनो तीसरी लाइन पढ़ो, पहले तुम पढ़ लो। टीटी और टीडी मे गिवन 1 dose before delivery and 1 dose after delivery with a gap of 1 month। गैप ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का गैप देंगे इन मदर टू कंप्लीट द एंटीबॉडीज। ये सुनो, मानो जी नहीं 2 के बीच में 1 महीने का गैप देना है जी। 3 पे लगाए ना तो 4 पे लगा दो, और 4 पे लगाए तो 5 पे लगेगा। ये नहीं 3 पे लगा के 6 पे लगा रहे, ऐसा गलत है। एंटीबॉडी प्रॉपर नहीं बढ़ेगी भाई, याद रख लेना ये बात। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ लो। ये कहानी इस प्रकार से है, मान लो जी कि किसी महिला का पति इतना निकम्मा था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भूल गया। महिला को प्रेग्नेंट तो कर दिया लेकिन भूल गया, दिखाना ही भूल गया अस्पताल, आया ही नहीं। पहला महीना चला गया, दूसरा महीना चला गया, तीसरा भी चला गया, चौथा भी चला गया, पांचवा भी चला गया, छठा भी चला गया, सातवां भी चला गया, आठवां भी चला गया, नवा भी चला गया, और अब समय आ गया डिलीवरी का। एकदम टर्म और फाल्स लेबर पेन शुरू, महिला चिल्ला रही है, डिलीवरी का समय है, और अब लेके गया अस्पताल। अब कहां लेके गया? अस्पताल। अब बताओ अब क्या हो? डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी टीटी के टीके लगे हुए हैं क्या? महिला को पूछा। महिला ने बोला डॉक्टर जी मैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद पहली बार हॉस्पिटल आई हूं, दर्शन ही नहीं करी अस्पताल, ये निकम्मा लेके ही नहीं आया। अब बताओ क्या वो डॉक्टर बिना टीटी का टीका लगाए उसकी डिलीवरी कराएगा? बोलो, क्या वो डॉक्टर बिना टीटी का टीका लगाए डिलीवरी कराएगा? जी बिल्कुल नहीं। उसे टीटी का टीका या टीडी का टीका, वर्तमान में टीडी, सबसे पहले लगाना होगा, उसके बाद डिलीवरी कराएगा। क्यों? क्योंकि उस महिला के बच्चे में बड़ा खतरा है, याद रखना। और इसकी एंटीबॉडी तुरंत बन जाती है, ये भी काम की बात है। तो एक डोज नहीं देनी है, दोनों देनी है भाई साहब, यही कहा मैंने। एक डोज दे दो डिलीवरी से पहले, अब डिलीवरी हो जाएगी, एक डिलीवरी के बाद में, दोनों में गैप 1 महीने का रख लो, कोई खतरा नहीं है। माँ में प्रॉपर एंटीबॉडी बनेगी, कोई लोड नहीं है, बच्चे से रक्षा हो जाएगी और माँ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया? हालांकि अगर आप एक डोज लगाकर छोड़ दो और दूसरी डोज ना भी लगाओ तो माँ में, बच्चे में तो कोई खतरा नहीं है नियोनेटल टीटस का, लेकिन माँ में अपर्याप्त एंटीबॉडी होगी। इसलिए गवर्नमेंट का रूल ये है कि टीटी के 2 टीके लगाने चाहिए, एक डिलीवरी के पहले भी लगा सकते हो, डिलीवरी के बाद भी। भाई सर्जरी में भी करते हैं ना ऐसा, क्या सर्जरी में नहीं करते? जब किसी को सर्जरी करनी होती है, बर्न केस देखे होंगे तुमने, बर्न केस में टीटी नहीं लगाते अपन, क्या वहां पर जला हुआ 4 साल पहले कह देता कि मैं उस दिन जलूंगा रहे, अभी टीटी लगा लो ना। जब जल जाता है अचानक से हम लोग तो टीटी लगाते हैं, तुरंत नहीं लगाते क्या? सर्जरी से पहले भी लगानी होती है, तो ये इमीडिएटली लगाया जा सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रेगनेंसी में टीटी कैसे लगाया जाता है? 0.5 ml IM रूट से लगाया जाएगा, 2 डोज लगाई जाएगी। नॉर्मल सबसे सटीक गवर्नमेंट का रूल तो ये है कि 3 महीने के बाद पहला और 1 महीने बाद दूसरा लगा दें। अगर मान लो जी, जैसे मैंने हर शेड्यूल में बताया, मिस्ड प्लान वैसे यहाँ भी होगा, और एकदम हर महिला सटीक लगाई जरूरी नहीं है। भारत इतना विकसित नहीं हुआ कि हम पूरी गवर्नमेंट के रूल मान लें, तो हमें विकल्प लेके चलने पड़ते हैं कि अगर महिला नहीं लगाई तो क्या करेंगे। तो फिर ऑप्शन ये है कि वो किसी भी महीने में लगा सकती है। अगर मान लो कभी आई ही नहीं, एक डिलीवरी से पहले लगा देंगे, एक डिलीवरी के बाद में। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप आगे बढ़ो, आप बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे। ये लो जी, एक और बात कर रहा हूं, ये अगला भी पॉइंट बहुत काम का पॉइंट है, सुनिएगा इस पॉइंट को भी। इफ
if female pregnant again within 3 years of last pregnancy, सुनो, अगर कोई महिला ने अपनी डिलीवरी करवाई, हमने उसको दोनों टीटी लगा दिए, ऐश कुमार राम राम भाई, दोनों टीटी के टीके लगा दिए, अब महिला ने बच्चे पैदा कर दिया, लेकिन वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, दोबारा प्रेग्नेंट 3 साल के अंदर अंदर हो जाए, मतलब मैं कहूंगा उसका सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल हो गया 3 साल के अंदर अंदर ही, अब की बार 2 नहीं लगेंगे। महेश कह रहा है अगर सर 3 महीने पर एक टीटी लगा दें, उसके बाद डायरेक्ट 8 महीने पे विजिट करें फीमेल, तो कब टीटी लगाया दोबारा? नहीं फिर वो 2 ही रहेंगे भाई, 8वें महीने वाला ही रहेगा, तीसरा नहीं लगाना है। क्लियर है? अब सुनो, अगर महिला 3 महीने में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, अब की बार टीटी के 2 टीके नहीं साथियों, 1 लगेगा। याद रखना, ओनली सिंगल देंगे, ओनली सिंगल टी डी या टीटी बूस्टर गिवन, केवल भाई साहब बूस्टर दी जाएगी। और ये कब लगेगी सर? बूस्टर कब लगाओगे? ये 4 महीने बाद लगेगी, क्योंकि तो एक ही देना है, क्योंकि 3 महीने पे देंगे तो ये भी 9 महीने पे अटक जाएगा, लेकिन 4 पे देंगे तो ये 10 तक रक्षा करेगा, इवन 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई है? बिल्कुल सर, याद रखिएगा, अब की बार जो आप लगाओगे वो टीटी बूस्टर होगा और 4 महीने बाद लगाएंगे, लेकिन कब? जब वो 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाए। क्लियर है? मोनिका जी ये बात क्लियर हो गई? मुझे लगता है मोनिका जी ने किसी ऑफलाइन बैच से क्लास ली है, पढ़ाई की है। क्लियर है? तभी आप सभी डेटा दे पा रहे हैं। किसी कंसेप्ट आ रही, किसी बैच के विद्यार्थी रहे हो आप पहले? मोनिका जी आप किसी पुराने बैच के विद्यार्थी रहे हो? सर वैसे नॉर्मल टीटी लगाते हैं कितना टाइम पीरियड होता है? बता तो दिया, अभी नॉर्मल पहले बताया भाई, पहला सबसे पहले बताया है कि फर्स्ट बार हमने टीटी लगाया है प्रेगनेंसी के ठीक 3 महीने बाद, और दूसरा लगाते हैं उसके ठीक 1 महीने बाद। क्लियर है? ओके, ये सारा खेल प्रेगनेंसी का था, प्रेगनेंसी का सारा मामला सेट है, प्रेगनेंसी का सारा मामला सेट है भाई। आगे चलूं मैं? बिल्कुल सर, चलो आगे सुनिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये हॉस्पिटल से संबंधित है। अगर आपके पास में आए ट्रोमा पेशेंट हो, आपके पास में कोई ट्रोमा पेशेंट हो विथ हिस्ट्री ऑफ नो रिसेंट टीटी या टीटी, कुछ भी कह दो जी। अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति आता है, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है और वो व्यक्ति ट्रोमा पेशेंट है, इंजरी के बाद आता है, और फिर वो कहता है कि मैंने कोई टीटी लगाया ही नहीं है, अब बताओ आप क्या करोगे? बताओ, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, सॉरी आप नर्सिंग ऑफिसर हो और आपके अस्पताल में कोई मरीज आया, एक्सीडेंट होके आया है, कहता ये है कि मैंने अभी तक टीटी लगाया ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, अब बताओ क्या करोगे? एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे? सर हमारा जवाब होगा टीटी लगा देंगे। टीटी कह दो या टीटी कह दो, सही बात तो यही है, इमीडिएटली आप एडमिनिस्टर करने वाले हो टीटी या टीडी। याद रखना, एडमिनिस्टर टीटी या टीडी, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे सुनो, इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव है, और अब सुनो, ए पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ईडी का मतलब है इमरजेंसी में। ए पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपातकाल में भर्ती हुआ है। वो कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया, एंड विथ एक्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टिटनस, एक्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टिटनस, उसमें टिटनस के लक्षण भी आ रहे हैं, उसमें टिटनस के लक्षण आ रहे हैं, मतलब उसमें टिटनस के एक्टिव लक्षण आ रहे हैं,
आप बताओ तुम क्या करोगे? आप जवाब दो। एक मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है, और मरीज कह रहा है कि कह क्या रहा है, सांस ही नहीं आ रही, ऐसे कर रहा है। नहीं, अगर किसी महिला को दोनों टीटी लग गए हैं तो सिजेरियन सेक्शन होगा तो भी टीटी नहीं लगाया जाएगा, याद रखना। अगर दोनों टीटी लगे हुए हैं तो सिजेरियन सेक्शन में नहीं लगाते हैं। अब कृतिका कह रही ऑक्सीजन लगाओ। अबे ऑक्सीजन तो बाद में लगा देंगे, पहले इसकी रक्षा करो। ये टिटनस के लक्षण दिखा रहा है और टिटनस के लक्षणों में श्वास नहीं आ रहा होता है, तो हमें लगाना है एंटी टिटनस यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। वैक्सीन नहीं, टिटनस की इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, याद रहेगा ये बात। सर ये टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज, ये है रेडीमेड एंटीबॉडीज। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है, बनी बनाई। भाई तुम्हारी वैक्सीन जो शरीर में जाके काम करेगी ना, वो बाहर से करके डाल देता हूं मैं। भाई आदमी कहेगी चाय दे दो जी, मैं चाय बनाए तो मैं बनी बनाई पिला दूं, शरीर में जाके भी वैक्सीन ऐसे करेंगे, उतना समय नहीं हमारे पास। अगर हम वैक्सीन लगाते, वैक्सीन समय लेती थोड़ा बहुत, इतनी देर में चल बसता, लड्डू बन जाते फिर तो। इसलिए मैंने पहले ही लगा दिया, याद रखना, ये पहले लगा दी जाती है। एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम। यह बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि कौन से पॉइंट में क्या करना है, याद रखिएगा। अगर आपके सामने दोनों पॉइंटों को देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसका क्या जवाब होगा देख लीजिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछे और सवाल में केवल ये कहे कि उसे कोई चोट ही लगी है, लक्षण नहीं आ रहे, तो फिर लगाएंगे टीटी या टीडी की वैक्सीन। और अगर आपको ये कहा जाए कि लक्षण आ रहे हैं, तो फिर ये लगा देंगे। बिट्टू कह रही है कि सर कौन से रूट से लगाएंगे? ये आईवी रूट से लगाते हैं बालिका, आईवी। क्लियर है? आईवी रूट से प्रीफर करते हैं, जल्दी रिजल्ट मिल जाए। हालांकि आईएम लगा सकते हैं अगर साइट नहीं हो तो, अदरवाइज आईवी लगाया करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बिट्टू गहलोत कह रहा है मैं बालक हूं, बहुत अच्छी बात है बालक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं जी। अब यार यही तो जमाना है, देख ऑनलाइन का जमाना है, बुरा मत मानना, ऑनलाइन का जमाना है। तुम सब लोगों की फोटो दिखती नहीं है, कमेंट पढ़ पाते हैं, नाम दिखता रहता है। अब देखो बिट्टू तो कई बार हमारे देखो ऑफलाइन में बच्चों के नाम ना लड़कियां भी होती हैं, तो ऐसा आइडिया नहीं होता, मैं तो नॉर्मली भाई कह देता हूँ तुम सब लोगों को, बुरा मत मानना ऐसे, ठीक है? कई बार रसगुल्ले रसगुल्लिया भी कह देता हूँ, नाम दिखता तो है, नाम ही पढ़ पाते हैं। चलो जी आगे देखो, ये आपका टिटनस का साइड इफेक्ट है। कि साइड इफेक्ट क्या होगा? सर इसका साइड इफेक्ट है ब्रेकियल न्यूराइटिस, ब्रेकियल न्यूराइटिस। सर ब्रेकियल न्यूराइटिस का मतलब क्या है? सर ब्रेकियल न्यूराइटिस का मतलब क्या होता है? सर शोल्डर पेन, शोल्डर पेन या जॉइंट पेन। जूम मीटिंग पर क्या फायदा है भाई अमित? तुमसे बिल्कुल मुलाकात होगी जब तुम नौकरी लगोगे, मिठाई खिलाने आना, बैच का नाम बताना, मैं पहचानूंगा। इससे बढ़िया मुलाकात कुछ नहीं हो सकती। बेफालतू में जूम की मीटिंग से क्या मतलब है? दिन में पढ़ाई लेंगे ना, फायदा होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये आपका ब्रेकियल न्यूराइटिस है। ये आपका टिटनस खत्म होता है। आगे मैं प्रस्थान करता हूं अगली वैक्सीन के ऊपर, उसका नाम है डीपीटी। अगली वैक्सीन का नाम है डीपीटी। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, हम तो दिल्ली में हैं, कोई ना, हम जयपुर आते रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल, सुनिएगा डीपीटी के बारे में। पहला क्वेश्चन, किससे रक्षा करती है? आप बताओगे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, परटूसिस,
और टिटनस, ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड में पूछा गया सवाल है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, क्लियर है? हाँ जी, टीटी ऐड है भाई, टीटी ऐड है एनआईएस में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं शेड्यूल पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, कौन कौन से ऐड है पढ़ा के दूंगा पूरा। टीटी ऐड है इन एनआईएस में, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, आपका जो टीटी होता है, आपका जो टीटी है, ये आपका जो टीटी है, इसको आप देखिएगा, ये आपका जो डीपीटी है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ये डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस से रक्षा करता है। अगला पॉइंट, ये जो डीपीटी है ये फ्रीज सेंसिटिव है। ये कैसी है जी? फ्रीज सेंसिटिव है। ये फ्रीज सेंसिटिव है, अगर ये जम गई तो खराब हो जाएगी, याद रखना है। फ्रोजन डीपीटी मस्ट बी डिस्कार्ड। अगर कभी भी डीपीटी जम जाए तो कोई किंतु और परंतु नहीं करना है, फेंक देना है। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल। डीपीटी 3 बीमारियों से रक्षा करती है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में फोन कैसे ऐड होगा? अपने आप ऐड हो जाते हैं। फ्रीज सेंसिटिव है, फ्रोजन डीपीटी मस्ट बी डिस्कार्डेड, फ्रोजन डीपीटी मस्ट बी डिस्कार्डेड। जब डीपीटी जम जाती हो हम उसे क्या कर देंगे जी? डिस्कार्ड कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे चलिए, ये कैसी वैक्सीन है? मैंने आपको बताया था कि इसमें होता है आपका क्या सर, आप कहेंगे एडजुवेलेंट होता है, और एडजुवेलेंट का नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट, क्लियर है? इन नहीं हिप होता है, हिप का टीका मेनिंजाइटिस के लिए लगाते हैं, क्लियर? तो सुनिएगा जी, डीपीटी इज एडजुवेलेंट वैक्सीन मेड बाई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट, मेड बाई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कौन सा एडजुवेलेंट मिलाया हुआ होता है? आप जवाब देंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये दोनों के दोनों इसमें मिलाए हुए होते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट। क्लियर है साथियों? बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं सर, सुनो। ये जो डीपीटी है ना, क्वेश्चन है कि डीपीटी की वैक्सीन और डीटी की वैक्सीन, डीटी पहले आती थी डीटी, ये वैक्सीन सब सेंटर से इश्यू होने के बाद कितनी दिनों तक काम में ले सकते हैं? तुम जवाब देना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। डीपीटी एंड डीटी वैक्सीन used up to how many days after issue from sub center? After issue from sub center, जवाब देना जी भाई। सब सेंटर से इश्यू होने के बाद इसे कितने दिनों तक काम में ले सकते हैं? बिल्कुल सबनम जी, आज भी क्लास 8:30 बजे तक होगी, बिल्कुल सही जवाब। 4 दिन, 28 दिन, 7 दिन, 6 घंटे, सेम डे, बहुत बढ़िया। आने तो तुम जवाब आने तो मैं जल पी लेता हूं, तब तक तुम इनका जवाब दे दो। बिल्कुल फाइनल ईयर में फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग सकते। नौकरी लगने के लिए उस फोरम के लास्ट डेट तक तुम्हारे पास में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। सही जवाब क्या होगा सर? इसका सही जवाब है 7 दिन, 7 डेज। डीपीटी और डीटी की वैक्सीन सब सेंटर से इश्यू होने के बाद 7 दिन के भीतर भीतर काम में ली जा सकती है, क्लियर? अगला पॉइंट, सबसे काम का पॉइंट सुनिएगा। डीपीटी कॉज न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, कॉज न्यूरोलॉजिकल
कॉम्प्लिकेशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या कर सकती है, उसका नाम है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। क्या कोज करेगी? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। क्लियर है? और याद रखिएगा मोस्टली कौन करेगा इनमें भी, तो आप बोलेंगे पर्टुसिस। मोस्टली कौन करता है? पर्टुसिस। मोस्टली बाई पर्टुसिस स्ट्रेन। इसका कौन सा स्ट्रेन करेगा रसगुल्लो? सर पर्टुसिस स्ट्रेन करेगा। क्या? भाई साहब मैंने एक लाइन कह दी है, देखो ध्यान से सुनो। आप कोई भी फॉर्म भरो, सब बच्चों को बोल रहा हूं, कोई भी फॉर्म भरो, उस फॉर्म को भरने में कोई समस्या नहीं है। आप फर्जी नाम से भी भर सकते हो, आप नर्सिंग नहीं करे हुए ना, 12वीं करे हुए तो भी भर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। तो एग्जाम देने के लिए, अनुभव लेने के लिए आप कोई सा भी एग्जाम, तो कोई लफड़ा नहीं है, फर्जी नाम भरो, फर्जी कागज भरो, भर दो। लेकिन अगर आप केवल नौकरी के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो मैं कहूं आप जो भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी विज्ञप्ति का जो फॉर्म भरा जाता है, उसकी जो लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट, मानो कि आज फोरम चल रहा है, मान लो नवंबर महीने में, उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर, तो आपके पास 30 नवंबर से पहले अनुभव, 30 से पहले पहले के सारे कागज होने चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, RN होना चाहिए। अगर आपने 1 तारीख का बनवा रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का रजिस्ट्रेशन, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आप उसके बाद का लगाते हो, एक्सपीरियंस लगाते हैं कुछ लोग कि मैं तो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, 4 दिन कम पड़ गए, 4 दिन बाद पूरा हो जाएगा, लास्ट डेट निकलने के बाद काउंट नहीं होता है। All documents are counted till the last date of the form. Are you getting my point? बार बार अभी मत पूछो, मैंने एक बार कह दिया, सब पे लागू होता है। क्लियर है? जो जिस भी क्षेत्र में आता है यही लागू होता है, यही गवर्नमेंट का रूल है। ये लीजिएगा साथियों, मैंने कहा कि कौन सा स्ट्रेन मुख्यतः होगा, आप कहेंगे सर पर्टुसिस स्ट्रेन। वैसे तो करती तो डीपीटी है, लेकिन डीपीटी में भी कौन सा करेगा? सर पर्टुसिस नाम की सबसे ज्यादा करता है सर। आगे चलिए, अगला सवाल सुनिएगा। तो सर अगला सवाल सुनिएगा कि ये किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वेरी इंपोर्टेंट सर, डीपीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन एनसेफेलोपैथी में। बीमारी का नाम है एनसीफेलोपैथी। कौन सी समस्या है? एनसेफेलोपैथी। याद रखिएगा, एनसेफेलोपैथी। क्लियर? एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी। क्यों? क्योंकि ये भी तो नर्वस सिस्टम की समस्या है, और डीपीटी खुद को अपोज कर रही है नर्वस सिस्टम की समस्या। भाई आज तुम सोचो तो बच्चे को ऑलरेडी मस्तिष्क माथे की समस्या है, और तुम ऐसी वैक्सीन दे रहे हो जो माथे की समस्या खोज करे, तो भाई माथा प्लस माथा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं देना है। बच्चा चल बसेगा, टुन चल बसेगा, हमें टुन को बचाना है, चल बचाना नहीं है, इसलिए देना ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे चलो, ये सर कैसे लगती है? 0.5 ml। रूट कौन सा होता है? IM रूट है। सर सुनो, आज की तारीख में डीपीटी लगती ही नहीं है। नाउ डीपीटी रिप्लेस्ड बाई पेंटावेलेंट। अब हम इन्हें किससे रिप्लेस कर दिए? पेंटावेलेंट से। आज की तारीख में ये पेंटावेलेंट में लगता है, याद रखिएगा। रूट बता दो दिया IM। कैसे कैसे लग रही है? सुनो सुनो, डोज बता देता हूं। पहले लगती है पेंटा फर्स्ट, पेंटा में ही जाता है डीपीटी। दूसरा पेंटा सेकंड, ये डीपीटी सेकंड हो गया। पेंटा थर्ड, ये डीपीटी थर्ड हो गया। हालांकि डीपीटी की बूस्टर लग रही है अभी भी, फिर लगता है डीपीटी बूस्टर, फिर लगता है डीपीटी की बूस्टर, ये लगती है फर्स्ट, और सबसे लास्ट लगता है डीपीटी बूस्टर सेकंड। डीपीटी बूस्टर सेकंड, डीपीटी बूस्टर सेकंड। और अब सुनो समय, ये कब लगता है? 6 वीक पर, 6 वीक पर। ये कब लगता है? 10 वीक पर। ये कब लगता है? 14 वीक पर। डीपीटी की बूस्टर कब लगती है? 16 से 24 महीने पर, पहली वाली। दूसरी कब लगती है? 4 से 6 साल पर। क्या ये बात समझ में आ गई? कब कब लग रही है डीपीटी? ये सब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की कहानी है, याद रखना। ये ऐड है NIS में, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में जुड़ा हुआ है, और इसी मात्रा में लग रहा है जो मैंने दी है। क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है। अब चलते हैं इसका साइड इफेक्ट। सर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, और वो है स्वेलिंग।
क्या साइड इफेक्ट होगा जी? स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग। जिस जगह लगाई गई है वहां स्वेलिंग हो जाती है। सर क्या करना चाहिए? स्वेलिंग, स्वेलिंग पे क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है, इट इज ए नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। आप जब भी टीटी लगाए, ये डीपीटी लगाएंगे आपको ऐसा होगा, ये सही बात है। क्यों होगा? एडजुवेलेंट की वजह से। इसका कारण है ड्यू टू एडजुवेलेंट, ड्यू टू एडजुवेलेंट जो इसमें एडजुवेलेंट मिले हुए होते हैं, इस वजह से यह स्वेलिंग करता है। तो फिर सर क्या करना चाहिए? इसका कोई इलाज? गोलियां नहीं खानी, सर्जरी नहीं करवानी है, केवल क्या करना है? आइस पैक अप्लाई कर सकते हो। ओनली क्या करना है? आइस अप्लाई कर सकते हो। उस टुन्नू की मम्मी को कह देना है, ये बता के भेजना है कि हम आपके टुन्नू के टीका लगा रहे हैं, टीका लगाने के बाद टुन्नू को स्वेलिंग होगी, टुन्नू रोएगा, आपको घबराना नहीं है, किसी डॉक्टर के पास भागना नहीं है कि कहीं सर्जरी कराने चले जाओ, कोई बड़ा खतरा नहीं है, टुन्नू ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? बर्फ अप्लाई कर लो, आइस अप्लाई कर लो, यानी टुनटुने को बर्फ जहां जहां सूलिंग आ रही है उस जगह पर वहां आप लगा सकते हैं। और सर कहां लगाते हैं? जांग में लगाते हैं। क्लियर है? ये कहां लगाते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, की साइड क्या होती है? लेफ्ट थाई में लगाते हैं, लेफ्ट थाई। क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए डीपीटी के बारे में? एक बार देख लो, दोनों को देख लो भाई, तुम्हारा टीपी और तुम्हारा डीपीटी, मैंने दोनों क्लियर करवाए। एक एक फटाफट फटाफट रिकॉल कर लो। बहुत सारी बातें हमने की है, यहां से स्टार्ट किया आज का कार्यक्रम। ये लो जी, एक बार झलकियां देख लो आज के कार्यक्रम की, फटाफट फटाफट झलकियां देख लो। ये लो जी, तीसरा मामला, वन बाई देख लो। सर जी टुन्नू की मम्मी गले गाली काटी है, फिर की क्यों लगाया टीका? कोई ना, उसका इलाज कर देंगे बाद में। चलो भाई गाली वालिया कोई नहीं देगा तुम्हें, भगवान जैसे पूछेंगे, चिंता मत करो, अस्पतालों में जाओगे पता लगेगा। मरीज तुम्हें भगवान समझता है, बाल को तुम नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, तुम्हें भगवान समझते हैं, भगवान। तुम अभी झलकियां देख लो, मैं झलकियां फटाफट देखो, अपनी आंखों से झलकियां को देखो कि आज इस बुलेटिन में क्या क्या देखा है तुमने। ये क्विक रैंडम है, रैंडम फायर। एटीएस होता है एंटी टिटनस सीरम, रेडीमेड एंटीबॉडीज भेज देंगे भाई, शीतल भेज देंगे। या मैंने आप सब साथियों को बोला था कि अगर कोई व्यवस्था ज्यादा ही खराब हो तो मेरे नंबर दे रखे उसमें मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप। क्लियर? आपके ग्रुप में मैंने सेंड किया था उस दिन, बोला था तुम्हें, लेकिन वो तभी करना जब आपके पास कोई संसाधन ना मिले। पहले ट्राई करना कि ढूंढो कहीं से मिल जाए, फिर ना मिले तो फिर मेरे को मैसेज कर देना, बैच का नाम भेज देना, मैं भेज दूंगा। ये लो जी, ये दो खत्म हो गई हैं, अगली पे चलते हैं। ये लो आपका हेपेटाइटिस, अगली वैक्सीन है हेपेटाइटिस। सुनिएगा, इसके बारे में भी सुनिएगा कि एंटी डीबी देते हैं, क्यों? वैक्सीन नहीं है, वो तो रोगाम होती है भाई। हेपेटाइटिस बी सुनिए। पहली बात ये कि कौन कौन से हेपेटाइटिस है जो वैक्सीन से रुकते हैं? हेपेटाइटिस तो बहुत सारे हैं, क्या सबकी वैक्सीन आती है? जी नहीं। सबसे पहला, वैक्सीन प्रिवेंटेबल हेपेटाइटिस कौन कौन से है? पहला पॉइंट सुनिएगा, वैक्सीन प्रिवेंटेबल हेपेटाइटिस। कौन कौन से हेपेटाइटिस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है? तो आपका जवाब होगा दो। सर कौन कौन से हैं? पहला कहेंगे हेपेटाइटिस ए, और दूसरा कहेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, ओनली दो हेपेटाइटिस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन आती है, बाकी किसी की नहीं आती। ये तो सबसे पहली बात सुन लो। लेकिन ये बात भी सुनना कि ये हेपेटाइटिस ए और बी में हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये ऐड नहीं है और ये ऐड है, ये ऐड नहीं है, नॉट ऐड इन एनआईएस, भारतीय राष्ट्रीय सारणी में ए नहीं लगता है, केवल बी लगता है, याद रखिएगा। और ये ऐड है, बी वाला ऐड है, ऐड इन एनआईएस। तो हम जो ज्यादा बात करेंगे वो बी की करेंगे, ए की नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारत के शेड्यूल में जुड़ा हुआ ही नहीं है। बट एग्जाम्पल जरूर दे दूंगा कि कौन कौन सी वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस ए की। तो सुनो, एग्जाम्पल ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, एग्जाम्पल ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस ए है उसकी कौन कौन सी वैक्सीन आती है, उनका नाम देख लो आप एक बार। कौन सी की बात कर रहा हूं जी? हेपेटाइटिस ए की। तुम बताओ कौन कौन सी आती है? सर हमें तो नहीं पता,
बताओ, किसी को पता है तो बताओ जी, फटाफट बता दो कि हेपेटाइटिस ए की कौन कौन सी वैक्सीन आती है। किसी ने सुना हो कभी, किसी रसगुल्ली ने, किसी रसगुल्ले ने? बताओ। अरे एग्जाम में तो आती है लव इंडिया। देखो, जवाब होगा हैवरिक्स और वाक्योटा। जवाब होगा हैवरिक्स वाक्योटा। हैवरिक्स वाक्योटा। देखो इसमें नाम भी लिखा है, हैवरिक्स का पूरा नाम हो गया हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, और इसका नाम हो गया वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए। दोनों कैपिटल लेटर में है, हैवरिक्स और वाक्योटा, दोनों हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। आगे चल रहा हूं, अब बात जो भी करूंगा वो सब हेपेटाइटिस बी की करूंगा। अब जो भी बातें होंगी हेपेटाइटिस बी के बारे में होंगी। ए इतना ही था। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन काल के बाद लगने वाली पहली वैक्सीन यही है। फर्स्ट वैक्सीन गिवन आफ्टर बर्थ। जैसे ही कोई टुनटुना पैदा होता है उसके पास सबसे पहली वैक्सीन यही लगती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। दूसरा, ये मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव है सबसे ज्यादा, हालांकि हेपेटाइटिस बी के साथ डीपीटी भी फ्रीज सेंसिटिव, लेकिन सबसे ज्यादा ये है मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव होती है। मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन यही होती है, सबसे ज्यादा फ्रीज सेंसिटिव यही है। अगर ये जब जाए इसे फेंकना ही पड़ेगा, याद रखना, फ्रोजन हेपेटाइटिस बी मस्ट बी फैकिंग, मस्ट बी डिस्कार्ड। कोई जुगाड़ नहीं लगाना, फेंकना है, वरना टुनटुन में नुकसान करेगी फिर ये, याद रखना। और सुनिए सर, इसका अपर एज भी बहुत कम है, याद रखना है। इफ बर्थ डोज मिस तो कब लगा सकते हैं? इफ बर्थ डोज मिस, अगर आपने बर्थ के समय नहीं लगाया देन आप कब लगा सकते हैं? देन मस्ट एडमिनिस्टर विद इन, देन मस्ट एडमिनिस्टर, देन मस्ट एडमिनिस्टर। अगर आप वहां नहीं लगा पाए हैं तो कब लगा सकते हैं? देन मस्ट एडमिनिस्टर, देन मस्ट एडमिनिस्टर कितनी देर में? बताओ जी, विद इन, विद इन कितने घंटों में लगाएंगे? केवल 24 घंटों में, 24 आवर्स। नो देरी, लेट लतीफी नहीं करेंगे यहां, केवल 24 घंटे में। क्लियर है? अगर जन्म के समय नहीं लग पाई है तो आप अति शीघ्र लगाएं, केवल 24 घंटे में लगाएं। इसीलिए मैंने ये कहा है कि जीवन काल के बाद लगने वाली पहली वैक्सीन है। सुनिएगा सर जी, अगला पॉइंट सुनिएगा। अगर मां हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, इफ 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 बेबी, बेबी यानी बच्चा है ना, और कोई बेबी नहीं है, बेबी यानी बच्चा। इफ बेबी डिलीवर्ड फ्रॉम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर, इफ बेबी डिलीवर्ड फ्रॉम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर, तो फिर क्या करेंगे? इसमें आपको यह 12 घंटे पहले पहले ही देंगे। क्लियर है? अगर सर कभी फ्रीज हो जाए और वापस मेल्ट हो जाए, हमें पता नहीं रहे कि वैक्सीन फ्रीज हुई है, उसके लिए टेस्ट करते हैं भाई। मैंने पढ़ाया तुम्हें सेक टेस्ट, पढ़ाया ही बात। अगर जमी हुई वैक्सीन है तुम्हें पिघला के काम में लिया तो उसके लिए टेस्ट करते हैं महेश कुमार, सेक टेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, और तुम लगा दोगे फिर काम नहीं आएगी, वैक्सीन किसी काम की नहीं है। क्लियर है? तो सुनो, अगर आपने ऐसा बच्चा है जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर से पैदा हुआ है, देन आपको एडमिनिस्टर करना होगा वैक्सीन भी और इम्यूनोग्लोबुलिन भी। आपको दोनों देने से एडमिनिस्टर वैक्सीन, साथ में प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन। साथ में क्या देना है? इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, और ये 12 घंटे में देना है, याद रखिएगा।
कितनी देर में देना है? केवल 12 घंटे में। अब की बार जब आप 12 घंटे होगा और दोनों दे रहे हैं, एक नहीं देना दोनों, क्योंकि आज बच्चे में ज्यादा संभावना है इसके। आप सुनिए अगला क्वेश्चन। मात्रा होती है 0.5 ml, रूट होता है IM रूट होता है इंट्रामस्कुलर रूट होता है। क्लियर है मंजू? ये सुनो अगला बात, वेरी इंपोर्टेंट, इसमें नहीं देंगे, याद रखना। हेपेटाइटिस बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हेपेटाइटिस बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन LBW बच्चे में। LBW का मतलब है जिसका वजन 2 किलो से कम हो नहीं देना। वे सारे बच्चे जिनका वजन 2 किलो से कम हो उन बच्चों में देते ही नहीं है, या और प्री टर्म हो, समय से पहले पैदा हुआ हो। इन दोनों टिंटुनों में आपको हेपेटाइटिस भी लगानी ही नहीं है, याद रख लेना, लगानी ही नहीं है। इसका साइड इफेक्ट होता है शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इसका साइड इफेक्ट है शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? कोई इशू आवाज में? सर कोई बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी सब किसी बच्चे को समस्या? नितेश जवाब कह रहा है, नितेश परिटा, सर वॉइस नहीं आ रही है क्या? बाकी बच्चों को कोई समस्या है? एक बार बाकी बच्चे भी लिखे कमेंट सेक्शन में। वॉइस प्रॉपर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है, चकाचक आ रही है सर, चकाचक आ रही है, चकाचक आ रही है। भाई नितेश अपना फोन चेक कर ले भाई। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया, मतलब आपका पर्सनल इशू है, अपना इशू नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये सब नेटवर्क की कहानी है, कई बार नेटवर्क नहीं आया होगा, रिफ्रेश कर लो दोबारा चल जाएगा। यहाँ साइड इफेक्ट होगा शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी। शॉक एंड हाइपर सेंसिटिविटी साइड इफेक्ट के रूप में मिलने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट भी देखते हैं। इस हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत काम का पॉइंट बता रहा हूं, आप सब साथियों का सपना बता रहा हूं मैं। तुम बताओ रहे बिल्कुल सर, एकदम मस्त और एकदम झकास आवाज आ रही है आपकी, सही बात है, आनी भी चाहिए। आप एक बात बताओ, आप सब लोगों का सपना क्या है? लिखो एक बार, व्हाट इज योर ड्रीम्स? एक ही लिखना, ये मत बोलना शादी कराना, अच्छा पति ढूंढना, अच्छी पत्नी ढूंढना, वो नहीं, एक ड्रीम्स। व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट इज योर ड्रीम? प्लीज लिखें। CHO बनना, एम्स, CHO एम्स जोधपुर, नॉरसेट, CHO एम्स, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल जॉब, नॉरसेट का एग्जाम क्लियर करना, नर्सिंग ऑफिसर बनना, बहुत बढ़िया। एम दिल्ली में आना चाहता है कोई? बहुत बढ़िया भाई साहब, दिल्ली में बहुत लोडर है, क्यों आना चाहते हो तुम? बहुत बढ़िया, नर्सिंग ऑफिसर एम दिल्ली, एम दिल्ली, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, गजब गजब गजब। हीरो बनना है, को विकास बोला मतलब हीरो बनना चाहता हूँ, हीरो। भाई हीरो बनने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा, तो सुन लो भाई सब लोग सुन लो। हाँ यार बहुत पॉल्यूशन है गौरव, क्या करें यार, दुखी हो गए यार, क्या करें, इतना पॉल्यूशन है ना, हालत खराब हो रखी है, क्या करें पता कैसे छोड़ के जाए यार, क्या करें भाई, छोड़ दें क्या दिल्ली, हम उसको छोड़ दें, आ जाए घर आके बैठ जाए, क्या करें, करना पड़ता है यार, पेट पापी है भाई, क्या करें बताओ, नौकरियां तो करनी पड़ती है ना यार, क्या करें, है छोड़ दे क्या, छोड़ के बेरोजगार बन जाए, कहाँ से खाएंगे फिर बताओ, नौकरी तो करनी पड़ती है ना, चाहे भाई साहब बारिश आए, बाढ़ आए, तूफान आए, शरीर खराब रहे, क्या करें भाई, फिर भी क्या करें, ड्यूटियां कर रही है भाई, कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब, क्या करें, समझ रहे हो ना तुम बालको, यही मेहनत है। तो तुम सुनो, आप सब सुनो, वेरी भाई, ट्रांसफर नहीं हो सकता रहे यार, यही बड़ी समस्या है, जयपुर में एम्स नहीं है, वरना तो आ ही जाते। क्लियर है? आप सुनो, जो आप सब साथियों का वैसे तो सबने अलग ड्रीम्स बताए हैं, फिर भी एक कॉमन बात बता रहा हूं, वो है सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
तुम्हें कोई पटवारी तो नहीं बनना चाहता ना, पटवारी का सपना तो नहीं किसी का, क्लियर है? अरे कोई पटवारी तो नहीं बनाना चाहता, पटवारी नहीं ना, सब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना चाहता है। ये क्वेश्चन उसी पर है, इसलिए मैंने कहा तुम्हारा जो सपना है ना, उसमें क्वेश्चन आता है हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कौन सी वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। आप कहेंगे हेपेटाइटिस बी, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर बने, चाहे आप सीएचओ बने, चाहे आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बने, कुछ भी बने, सब पे काम आएगा भाई। ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मैंडेटरी है फॉर एचसीपी। एचसीपी बोले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एडल्ट डोज है भाई साहब, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अरे छोटा बच्चा थोड़ी बनेगा, ये तो एडल्ट डोज है। जो नर्सिंग ऑफिसर बनेगा ना, वो एडल्ट डोज होगी। और एडल्ट डोज कब कब लगाते हैं पता है क्या? एडल्ट डोज लगती है 0.5 ml, इसका भी रूट हाइम होगा। और डोज पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 0, 1 और 6 महीना। जब तुम नर्सिंग ऑफिसर बनो, सीएचओ बनो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनो, तो ये 3 वैक्सीन जरूर लगवा लेना, 3 डोज इसकी, 0, 1 और 6 महीने पर। ये एडल्ट डोज है भाई, 0, 1 और 6 महीना, मतलब पहली डोज ये, फिर 1 महीने के बाद दूसरी, फिर 6 महीने के बाद तीसरी। 3 डोज लगती है एडल्ट में हेपेटाइटिस बी की। आपसे पहले सारी वैक्सीन बच्चों के लिए थी, पहली जवानों के लिए लिखी है मैंने। और जवान भी तुम्हारा वाला जवान, पटवारी को नहीं लगानी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लगानी है, याद रखना। यानी जब भी हम नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे ये वैक्सीन लगवाएंगे, याद रखना, सपना साकार होगा तुम्हारा। ये एडल्ट में ही लगाते हैं, याद रखना, एडल्ट डोज बताया हूं ये, क्लियर है? बच्चों में कब कब लगाते हैं वो बताता हूं मैं, बच्चों की क्या डोज है, चिल्ड्रंस की क्या डोज है वो बता देता हूं। चिल्ड्रन की क्या डोज होती है वो भी सुन लो। इसकी एक ही डोज लग रही है, सिंगल डोज, इसकी एक डोज लग रही है, सिंगल डोज। और ये लगाते हैं एट बर्थ, जन्म के समय लगा रहे हैं भाई, क्लियर? उसके बाद तो ये पेंटा में जाती है, नेक्स्ट डोज किस में जाएंगी? पेंटा में। नेक्स्ट डोजेज जाती हैं पेंटा में। पेंटा मैंने पढ़ा दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी 2 बार बता दिया हूं, एक बार डीपीटी में बता दिया हूं, एक बार खुद पेंटा में बता दिया हूं। आगे पेंटा में जाएंगी, पेंटा में भी हेपेटाइटिस बी आता है, याद रखना। आगे भी सारी डोज चली जाएंगी पेंटा में, पहली डोज केवल अलग लगती है हेपेटाइटिस बी की, पर्सनल, उसके बाद सारी डोजेज पेंटावेलेंट में जाती है। ये सारा कथन हो गया है, हेपेटाइटिस बी का खात्मा कर दिया मैंने पूरा। और अब चलते हैं अगली वैक्सीन पर। अब सुनो भाई, मैंने इंडिविजुअल वैक्सीन का कारवा शुरू किया है, एक ही वायल होती है, सब में अलग अलग नहीं होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हेपेटाइटिस बी का खतरा रहता है ना, निडलिस्टिक इंजरी से फैलती है भाई ये। अरे निडलिस्टिक इंजरी से फैलता है, ब्लड प्रोटेक्टर से फैलता है, पटवारी को थोड़ी निडलिस्टिक इंजरी होगी, अपने को तो होगी। इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को खतरा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स होने का। अब सी और एड्स की वैक्सीन तो आनी नहीं, बी की आ रही तो लगा दो, क्लियर है? डोज बता तो दिया, 0.5 ml होती है, आईएम रूट से होती है, एक ही डोज लगाते हैं, जन्म के समय लगाते हैं बच्चों में, तो बाद में सारी किसमें देंगे? पेंटावेलेंट में। लास्ट वैक्सीन पे आ गया हूं मैं, और ये वैक्सीन है तुम्हारी मीजल्स की वैक्सीन। उसके बाद हम नई वैक्सीन पढ़ेंगे केवल, बाकी इंडिविजुअल वैक्सीन सारी खत्म हो जाएगी। मीजल्स, सबसे पहले सुनो, नंबर फर्स्ट, मीजल्स किस स्ट्रेन से बनता है? तो आप बताना, एडमॉस्टन स्ट्रेन से। उस स्ट्रेन का नाम है एडमॉस्टन स्ट्रेन। मीजल्स वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई एडमॉस्टन स्ट्रेन, याद रखना, उस स्ट्रेन का नाम है एडमॉस्टन स्ट्रेन। जिस स्ट्रेन से बनती है वह है एडमॉस्टन स्ट्रेन, और ये मोनोवैलेंट है, एक ही स्ट्रेन होता है, इसलिए बोलते हैं मोनोवैलेंट। ये एक स्ट्रेन से बनती है इसलिए मोनोवैलेंट, ये बात मैंने पहले भी कही होगी, मोनोवैलेंट, क्लियर है? आगे चलो, अब सुनते हैं इसके टाइप। जैसे पोलियो के प्रकार बताए, वैसे इसके भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी दीदी का नाम है एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये सबसे बड़ी दीदी है। फिर बीच वाली दीदी का नाम है एमआर, मीजल्स रूबेला। बीच वाली दीदी का नाम क्या है? मीजल्स रूबेला। और सबसे छोटी दीदी का नाम है एम फॉर मीजल्स। तो इसकी टोटल 3 दीदियां हैं,
पहली दीदी का नाम एमएमआर, दूसरी का नाम एमआर और तीसरी का नाम है एमएम यानी मीजल्स, प्लेन एम। क्लियर है जी? ये तीन दीदी हमारे पास अवेलेबल है, एमएमआर, एमआर और मीजल्स। क्लियर है? एक एक की बात करूंगा। सबसे पहले आप सुनिएगा, सबसे पहले आप सुनिएगा एमएमआर की कहानी। और ये लो पहला सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कभी नहीं लगाते, सबसे अनसेफ वैक्सीन है, टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कभी भी यह वैक्सीन नहीं लगाते हैं। क्यों? ये क्या कोज कर सकती है? कोज सीआरएस, कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या कोज कर सकती है? कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम किसमें? बच्चे में। इंटुना, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को वैक्सीन लगा दी जाए एमएमआर तो उसके टुनटुने में हो जाएगा सीआरएस, इसलिए लगाते ही नहीं है। पहली बात, टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में लगाते ही नहीं है। दूसरी बात अब तुमसे पूछ रहा हूं, दूसरी बात सुनो, कुछ बता देता हूं। 0.5 ml लगती है और ये सब क्यूटेनियस रूट से लग रही है, सब क्यूटेनियस रूट से। रूट याद रखना, सब क्यूटेनियस रूट से लगती है। कौन से रूट से लगती है साथियों? सर सब क्यूटेनियस रूट से लग रही है। आप बताना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डोजेज लगती हैं दो बार लगाते हैं, 2 डोजेज हैं। तुम बताओ एमएमआर की फर्स्ट डोज कब लगती है? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट डोज कब लगेगी? लिखे फटाफट कमेंट सेक्शन में कि पहली डोज कब लगेगी, एमएमआर की पहली डोज कब लगेगी? फटाफट 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 लिखे, मीजल्स मम्प्स रूबेला की पहली डोज कब लगेगी? 9 महीने पर, 9 महीने पर, 9 महीने पर, 9 महीने पर, 9 महीने पर। और ये गलत जवाब है, मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। गलत जवाब है, रॉन्ग आंसर। सुनो, ये बड़ी वाली दीदी भारत के शेड्यूल में जुड़ी हुई नहीं है। 9 महीने पर मीजल्स लगता है, ये नहीं लगती, याद रखना। ये बड़ी दीदी थी, ये जब पैदा हुई वहां से लेकर बूढ़ी हो गई, मर गई, वहां तक एक सपना था इसका कि कब मैं नीतीश सर के हाथों से लिखी जाऊंगी बोर्ड पर और नीतीश सर कहेंगे कि तुझे मैं भारत के शेड्यूल में हिस्सा प्राप्त कराता हूं। लेकिन मैंने इस वैक्सीन को कभी अनुमति नहीं दी है। मतलब बड़ी दीदी पैदा हुई, सपना देखी, नीतीश सर लिखेंगे मुझे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, मैंने कहा ना 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 ना, मैं अनुमति नहीं देता। ये जवानी में बहुत आस रखी, सर प्लीज मान जाओ ना, एक बार लिख दो सर आपके हाथ से। मैं बोला नहीं, मैं कहा बुढ़ापे में आ गई है बड़ी दीदी, पूरा बुढ़ापा सपने देखते देखते मर गई। आखिर में मरते समय बोली, हे प्रभु हे जगन्नाथ, तुम तो बदले ही नहीं। क्लियर? क्योंकि मैंने इसको इसलिए अनुमति नहीं दी, अगर मैं इसको अनुमति दे देता बच्चों को आ रहा हो जाता, बच्चों के लिए खतरा था। ये जहरीली वैक्सीन थी और मैंने जहरीली वैक्सीन को कभी अनुमति नहीं दी। याद रखना, मीजल्स की वैक्सीन अगर आए तो जवाब 9 महीने जाएगा, लेकिन एमएमआर आए तो जवाब 12 से 15 महीने में। इसकी पहली डोज 12 से 15 महीने पे लगती है, एक साल पहले लगाते ही नहीं है। क्योंकि ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये मीजल्स नहीं है, ये एमएमआर है। तो पहली डोज जाएगी 12 से 15 महीने पर और दूसरी डोज जाएगी 4 से 6 साल पर। क्लियर? अरे दुश्मनी नहीं महेश, मेरी बात सुनो। तुम एक बात बताता हूं, मानो तुम्हारे घर में 4 भाई हैं, बड़े वाला भाई नर्सिंग ऑफिसर है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, और सबसे छोटा भाई ऐसा है, और सबसे बड़ा वाला भाई कुछ नहीं करता, और छोटे वाला भाई, सबसे छोटा भाई नर्सिंग ऑफिसर है, बड़े वाला भाई कुछ नहीं करता। आप सुनो, हाँ भाई आया होगा राजस्थान सीएचओ में, कई बार आ गया है कि एमएमआर वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती, कई बार आ गया। सुनो, पापा जी कहते कि घर में जीवना करना है, जीवाना है। बड़े वाला भाई से पूछा क्या बनाए, बोले रसगुल्ले बना लो। बीच वाला कहता है गुलाब जामुन बनाओ, और सबसे छोटा भाई जो नर्सिंग ऑफिसर है ना, सबसे छोटा है वो कहता है नहीं नहीं पापा जी काजू कतली बनाओ। पापा जी बता क्या कहेंगे, काजू कतली बना लो। बड़े वाला भाई बोले क्यों, मैंने तो कहा था रसगुल्ले बनाओ। पापा कहेगा भाई पैसा वही देगा छोटे वाला। इसका मतलब जमाने में वैल्यू उसकी है जो कमाता है, जो वैल्यूएबल है। इसके साथ भी यही हुआ। एमएमआर वैक्सीन बहुत ज्यादा जहर बरपाती है, नुकसानदायक है, इसलिए मैंने इसे कभी अनुमति नहीं दी है। और इसकी दोनों छोटी बहनों को मैंने अनुमति दी, इसको नहीं दी। क्लियर? इसका कारण यही रहा क्योंकि ये जहरीली वैक्सीन थी। याद रहेगा ये बात, ये लिख रहा हूं मैं इसे, चिंता मत करो। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमएमआर ऑलवेज गिवन आफ्टर 1 साल, ऑलवेज गिवन आफ्टर
12 मंथ, इसे सदैव 12 महीने बाद ही देते हैं, 12 महीने पहले नहीं देंगे, याद रखना। क्लियर है? आगे सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट सुनिए, MMR नॉट एड इन NIS, यह भारत की राष्ट्रीय सारणी में स्थान प्राप्त नहीं है। सर मैंने नर्सिंग की हुई है, मेरा बड़ा भाई BMHS कर रहा है गुवाहाटी से, तुम भी फिर भी बड़े हो, होम्योपैथी से बड़ा है नर्सिंग ऑफिसर, चिंता मत करो, तुम क्यों घबरा क्यों रहे हो? अरे 12 महीने पहले लिखा है, ऑलवेज गिवन आफ्टर 12 महीने, ये और ये देखो ये भी क्या लिखा है 12 से 15 महीने, तो 12 से पहले थोड़ी दिया है, 12 के बाद ही दिया है भाई, सपना देख तो ले भाई। क्लियर है? ये लो जी, अब सुनो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। सर जी इसके साइड इफेक्ट बताओ, MMR के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो अभी मैंने बताया आपको, एक साइड इफेक्ट है CRS, एक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और एक है आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया। और CRS में क्या क्या होता है? सारी एक तो कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट, एक होता है डीफ्रेश, एक होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर है? आर्थ्रेल्जिया का मतलब है जॉइंट पेन, और इसका मतलब है प्लेटलेट कम हो जाना। अब तुम सुनो रे भाई, तुम बताओ मैं इस वैक्सीन को अगर भारत के शेड्यूल में अनुमति दे देता, तुम्हारे जैसे भावनाओं में बैठा था। क्लियर है? कैटरेक्ट का आंखों की समस्या देख नहीं पाता। अब तुम एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा तुम्हारे जैसे भावनाओं में बह जाता और कहे नहीं नहीं सर बड़ी दीदी है अनुमति मान लो ना, इसको लिख दो ना बोर्ड पे, तो बताओ बच्चे में क्या क्या होता? पहली बात होती CRS में कैटरेक्ट होता था, देख नहीं पाता। तुम बताओ इस नश्वर संसार को ना देख पाए कितना बड़ा खतरा। वो जिंदगी भर गाली देता कि ऐसा कौन आदमी था जिस वैक्सीन को अनुमति दिया है भगवान, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे जो देख ही नहीं पा रहे। दूसरा, डीपनेस सुन भी नहीं पा रहा। हमें देखना और सुनना जरूरी है, ना तो प्यार की दो बात सुन पाएगा, ना काम की चीज देख पाएगा। और दिल में छेद, और PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्या तुम चाहते हो मैं ऐसे बच्चे पैदा कराऊं देश में? नहीं नहीं, इसलिए मैंने कहा भाई तू दूर रह, मैंने इसे अनुमति नहीं दिया, मैंने एकदम सही किया ऐसा। आगे सुनो, एक बात ठीक है, एक समस्या होती मैं कुछ सोल्व करता, कुछ जुगाड़ ढूंढता, दूसरा देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम हो जाना। अरे प्लेटलेट कम हो जाएगी, ब्लडिंग होगी, और छोटे टुन्नुओं में तो ब्लडिंग की संभावना ऑलरेडी ज्यादा होती है, हमने पढ़ा है, विटामिन के और नहीं होता इनमें तो। ये भाई बहते बहते मर जाएंगे, फिर खून ही खून बहेगा और मरेंगे। फिर सारे पापा मेरे को गाली देते, हे प्रभु ये कौन आदमी था ऐसी वैक्सीन लेकर आया? मैंने कहा ना ना ना, तू तो बहुत जहरीली है, तेरे को अनुमति नहीं दूंगा मैं। इसलिए दूसरा कारण सुनो, और तीसरा सुनो, आर्थ्रेल्जिया, एक नहीं पूरे 3 समस्याएं थी भाई साहब। जॉइंट पेन, बच्चा पैदा होते कहता पापा दर्द हो रहा है, घर वाले कहते तेरा बुढ़ापा आ गया भाई इतनी जल्दी। तो तुम चाहते हो ना कि हमारे बच्चे जो बाड़ा भारतीय हो वो इतने लुल्लू पुल्लू हो कि पैदा होते ही कहे 9 बजे हो रहा है, क्या हमें ऐसी वैक्सीन लानी चाहिए? सर नहीं नहीं, यू आर ग्रेट सर, आपने जो किया सही किया, आप गलत नहीं कर सकते सर, देश की बात है सर, सरकारें आती जाती रहती हैं, टुनटुने आते जाते रहते हैं, वैक्सीन आती जाती रहती है, नहीं बन जाएगी सर, देश चलना चाहिए सर। क्लियर है? इसलिए मैंने एकदम ऐसा ही किया जो सटीक था, इसलिए मैंने इस वैक्सीन को कभी अनुमति नहीं दी है। रसगुल्लो समझ में आ गया होगा तुम्हें, बिल्कुल सर समझ में आ गया। और ये लो, तो फिर हम इसे MMR को खत्म करते हैं और मीजल्स और MR वैक्सीन को पढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड जो होगा उसमें हम इसे डील करेंगे, और वहां हम इन टाइप्स को खत्म कर देंगे। लगभग 2 क्लास और बची है तुम्हारी वैक्सीनेशन की, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। सारी इन डेप्थ बातें मैंने बता दी है, सुन सुन के पढ़ा रहा हूं, याद रखना। इतना तुमने कभी जीवन में नहीं सुना होगा जितना पढ़ा के दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल की तारीख में एग्जाम कितने खतरनाक होते हैं, क्या क्या सवाल एग्जामिनर पूछता है, और अपना एक ही उद्देश्य है कि अपन ने जो पढ़ाया ना अपनी कॉपी से बाहर सवाल नहीं आएगा, चाहे एग्जामिनर की मर्जी है।